एपिसोड के शुरुआत में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफका के एक टेबल हमें दिखाई देती है जहां लोग आपस में बात करते हैं। सर, ये काफका की टेबल क्यों लगवाई है? क्या आपको लगता है कि वो आएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं, तो वो आ भी सकता है। तभी वहां से नेम प्लेट हटा करके फोटो रख दी जाती है और सारे लोग खुश हो जाते हैं कि ये बढ़िया है। और तभी पीछे से आवाज आती है कि दुल्हन के पिता आए। ये इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी इनको डर लग रहा है। और वहाँ पर हमें दुल्हन दिखाई देती है जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसे देख करके वह आदमी बहुत परेशान हो जाता है और अपने एंजाइटी को कम नहीं कर पाता, जिससे वह उसे एक लात मारती है और वो लोग अंदर जाते हैं। गेट खुलता है, चारों तरफ लोग शादी के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, मंडप सजा होता है और जैसे ही शादी स्टार्ट होने वाली होती है वहाँ एक काइजू दिखाई देता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। अब हमें डिफेंस फोर्स का क्वार्टर दिखाई देता है जहाँ पर काइजू आने की रिपोर्ट मिलती है और सब लोग डिफेंस फोर्स भेजने की बात करते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे काइजू अपीयर होने लगते हैं। यह सब कुछ देख करके वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि इनसे वो निपटेंगे कैसे। और हमें देखते देखते शहर के चारों तरफ केवल काइजू ही काइजू दिखाई दे रहे थे और लोग उनसे बहुत ज्यादा परेशान घायल थे। वो अपनी तबाही चारों तरफ फैला रहे थे और स्क्रीन पर बहुत सारे काइजू एक साथ टोक्यो में हमला कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी लगता है कि वो इसे संभाल नहीं सकते और चारों तरफ केवल भागा दौड़ी लोग मर रहे हैं। शादी का फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफका का दोस्त ब्रूम को लेकर के भाग रहा होता है। तभी काइजू फिर से अटैक करता है, उसकी बेटी को नीचे गिरा देता है। वो बहुत परेशान होता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, अपने हाथ को भी काटता है जिससे वो उसकी ब्लड की स्मेल से वहां आ सके। लेकिन काइजू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उसकी बेटी को उठाता है और जैसे ही खाने वाला होता है कैप्टन नरूमी वहां दिखाई देते हैं जो एक ही बार में उस काइजू के कई टुकड़े कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। यहाँ का काम पूरा हुआ, अब इसे लेकर के जाओ और फर्स्ट एड दिलवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन नरूमी, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। तभी वह वॉकी टॉकी पर मीना से बात करता है। तुम्हें कोई समस्या तो नहीं आ रही है? मदद तो नहीं चाहिए? अपनी फिक्र करो, यहाँ का छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैंने सोचा पूछ लूं, नहीं तो बाद में कहोगी कि पूछा ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि जापान डिफेंस फोर्स की ताकत क्या है। स्क्रीन पर सारे प्लाटून की स्थिति का जायजा ले रहे होते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि एक साथ बहुत सारे काइजुओं को वो इतनी आसानी से नहीं डील कर सकते। तभी वहाँ हमें बाकी हाई रैंक कमांडर दिखाई देते हैं जो सब सूट के बारे में पूछते हैं। सबके सूट बढ़िया काम कर रहे होते हैं और उनकी पावर को एक्टिव करने के लिए कहते हैं। हमें सारे सूट प्रॉपर तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं। तभी नरूमी काइजुओं को मारता है जहां खून की बारिश होती है। वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है जिससे आसपास काफी सारे काइजू होते हैं जिनके कोर्स उसे दिखाई देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही लाइटनिंग से वो सबको एक साथ मार देता है। वो बाकी लोगों से उनसे जायजा पूछता है। उनका वाइस कमांडर उन्हें बताता है, सर मेरे पास दो जानकारियां हैं, एक अच्छी एक बुरी। पहले मुझे अच्छी जानकारी देनी चाहिए। हमारी प्लाटून पूरे देश में फैल चुकी है और सबका सफाया कर रही है। बुरी खबर ये है कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं आने वाला, क्योंकि चारों तरफ अटैक हो रहा है। और हमें बाकी जगह के भी अटैक दिखाई जाते हैं जहाँ सब लोग परेशान हैं। वाइस कैप्टन हुसैना की बातों को सब लोग सराहना करते हैं, उन्होंने पहले ही बताया था कि ये सब होने वाला है। तभी वो फिर से कहता है, एक साथ इतने सारे काइजुओं का हमला पहले कभी नहीं हुआ और वो हमारी जरूरत की सारी चीजें, सरकारी बोल्स, सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अस्पताल, हर जगह अटैक कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से प्लान वाला अटैक है। मुझे पता है और ये मुझे लगता है कि वो पास में ही होगा। अब समय आ गया है, उसे निकालो। और तभी हमें फिर से बेस दिखाया जाता है जहाँ वेपन नंबर 4 एकदम तैयार हो चुका है। किकोरू उसको यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो हमें दिखाई देती है। वेपन नंबर 4 पर जाती है और जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है वेपन नंबर 4 को लॉन्च कर दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि अभी तक के नंबर्स वेपन में ये इकलौता वेपन है जो उड़ सकता है और इसमें बहुत सारी ताकती फीचर है। इसी कारण से इसकी मां ने जितने भी कैप्टन थे उनमें सबसे ज्यादा काइजुओं को मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। और देखते ही देखते वो न्यूट्रल जोन में पहुंच जाती है जहां एक काइजू उन लोगों से लड़ रहा होता है। तभी वो आती है और पलक झपकते ही सबको वो मिटा देती है। चारों तरफ खून की बारिश होती है। आसपास के लोग उसे उसके इस अटैक की सराहना करते हैं। तो चलो ठीक है मेरी जूनियर,
मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ और तुम सारे के सारे काइजुओं को निपटा दो। मेरे बददिमाग सीनियर, 10 मिनट क्या, मैं 5 मिनट में ही ये सारी चीजें कर लूंगी। और वहाँ पर फिर से नंबर वेपन का इस्तेमाल करती है और 4 की सहायता से वो बहुत तेजी से सारे काइजुओं को मिटाना शुरू कर देती है, जिससे ग्राउंड पर लोग समझ जाते हैं कि वह उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो पूरी ताकत के साथ सबको मिटा रही होती है, जिसे देख करके बेस पर भी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नहीं, इसके अंदर इसकी माँ की नहीं, इसके पिता की भी खूबियाँ हैं। एसाओ, तुम्हारी बेटी वाकई बहुत कमाल है और यह तुम दोनों का ही रूप है। किकोरू बहुत ही फास्ट दिखाई देती है और बहुत सारे काइजू हमले के बारे में चर्चा होती है। तभी नरूमी वहाँ दिखाई देता है। क्या हाल चाल? यहाँ का हाल बहुत बुरा है, लेकिन मैंने इसके लिए एक नंबर वेपन बना रखा है। बेस का सीन दिखाई देता है 3 के, जहाँ से वेपन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं और उसे हुसीना के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। हमें जहाज के अंदर हुसीना दिखाई देता है जो वेपन नंबर 10 को पहने हुए था और वो अब भी बात कर रहा था, जिससे परेशान हो जाता है और वो उन लोगों पर गुस्सा करता है कि बात करने वाला वेपन क्यों बनाया, इससे मैं लड़ाई नहीं कर सकता। वो भी बताते हैं कि ये जिंदा है और जिंदा काइजू को पहली बारी वेपन में ट्रांसफॉर्म किया गया है। उनके बीच के रिलेशन को दिखाया जाता है कि 51% वो सिंक्रोनाइज हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। अब हुसीना 10 को उसे रोकता है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं करोगे और यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, तो तुम अपना दिमाग बहुत ज्यादा मत लगाना। लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही जहाज के नीचे का फ्लोर काट देता है और वो नीचे गिरने लगता है, जिससे बेस पर सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें प्लान से चलने की बात करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब दुश्मनों के बीच में आकर के गिर जाता है। वहाँ 10 और हुसीना के बीच में मनमुटाव होता है, जिसके कारण उन्हें चोट भी लगती है और खुद का सिंक्रोनाइजेशन कम होता चला जाता है और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, जिससे मरने का खतरा पूरी तरीके से बन गया था। अब सारे काइजू उन पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तभी ऊपर से एक जहाज से अटैक होता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यह देख करके सब लोग बहुत डर जाते हैं कि हुसीना अब नहीं रहा, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर उन्हें 10 के वाइटल्स दिखाई दे रहे थे, जिससे उनको रिलैक्स होते हैं कि वो अभी बचे हैं। तभी हमें फिर से 10 के साथ में हुसीना दिखाई देता है। अब अपने जिद को छोड़ करके उसके साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए कहता है और उसी के प्लान के हिसाब से चलने की बात करता है। वो सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जितने भी सनकी लोग होते हैं वो मेरे पास में ही आते हैं। काफका को भी याद करता है कि वो ये सब मरना पसंद करेंगे लेकिन मेरी बात नहीं मानते। तभी उनके बीच का रिलेशन बढ़िया होने लगता है और वो एक दूसरे के साथ में सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके बीच की बहस बिल्कुल जारी होता है। और यह बात सुन करके सब लोग परेशान होते हैं कि इनकी बीच की बहस तो बहुत ज्यादा जारी है, लेकिन फिर भी इनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। इसका मतलब हुसीना उसे चलाने का तरीका ढूंढ चुका था। देखते ही देखते वहाँ के सारे काइजू को खत्म करता है। 10 को बहुत ज्यादा टीज करता है। फिर वो वहाँ से निकलते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे काइजू होते हैं। वहाँ वो लोग प्लान बनाते हैं कि बड़े वाले काइजू को सबसे पहले खत्म किया जाएगा, बाकी चिल्लर को 10 देख लेगा। अब भी लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि इनके बहस के बाद भी उनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत तेजी से कैसे बढ़ रहा है। हुसीना इन सारी बातों को सुनते हुए इग्नोर करता है और उसे मारने के लिए आगे जाता है और 10 भी अब अपनी पावर को यूज कर पा रहा था। आगे से हुसीना हमला करता, पीछे से आने वाले सारे काइजुओं को 10 देख रहा होता है। इनके कॉम्बिनेशन अटैक अब बहुत ही ज्यादा कारगर और खतरनाक बन चुके थे। अब हुसीना बड़े वाले काइजू के पास पहुंच चुका था और पीछे वाले सारे काइजू को 10 ने निपटा दिया। यह देख करके हुसीना बड़ा खुश होता है कि आज पहली बार उसके लिए किसी ने रास्ता साफ किया और उस पर उसके अटैक नंबर 6 से अटैक करने वाला होता है, जिसे याद आ जाता है 10 को, क्योंकि उसको उसी से हराया गया था। अब उसके शरीर में और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। उनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत तेजी से 77% पर आ चुका था और वो पलक झपकते ही एक बार में सामने वाले काइजू को खत्म कर देते हैं। पूरा का पूरा रनवे खाली कर देते हैं, जिसे देख करके लोग खुश हो जाते हैं और टर्मिनल की ओर वो जाने
चाहने लगता है। तभी काइजू अपने की मनमानी करना स्टार्ट करता है कि उसे अब काइजू से नहीं लड़ना, वो बोरिंग है। जितने भी डिफेंस के अधिकारी हैं उन्हें मारने की बात करता है, जिससे होशीना को गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन होशीना उसे समझाने की कोशिश करता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पूंछ को जमीन में दबा लेता है। यह देख करके सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इनकी कॉमेडी बहुत ज्यादा अजीब है। उसके बाद में भी उनके बीच का सिंक्रोनाइजेशन 77% है और वो सोचते हैं कि अगर ये 90% हो जाएगा तो क्या होगा, और देखते ही देखते वो सबको खत्म कर देता है। इसकी जानकारी नरूमी को भी मिलती है, जिससे वो गुस्सा होता है कि वो कटोरा कट क्यों सबको मार दिया, वो तो धरा थामा भी नहीं करने वाला, और वो आगे क्या जायजा लेते हैं। तो दूसरी जगह पर प्लाटून 1 की एक लड़की होती है जो 6 काइजू से लड़ रही होती है, और वहीं हमें काफका भी दिखाई देता है। और काफका उनसे लड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे समझाती है कि अगर 9 आएगा तो तुम ही हमारा अल्टीमेट वेपन हो, तुम्हें सबसे आगे रहना होगा, तो अभी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, पहले इन्हें निपटाने दो। अगले ही पल वहाँ पर हमें एक काइजू ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देता है एनर्जी में, और सब लोग परेशान हो जाते हैं और एक वो एनर्जी का ब्लास्ट करता है जिससे बहुत तबाही होती है। तभी वहाँ हमें कैप्टन मीना की आवाज सुनाई देती है, सब लोग खुश हो जाते हैं। कैप्टन मीना की गन और वो दिखाई देती है और वो कहती है सब लोग हट जाओ, वो इसे देखने वाली है। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।